साथियों नमस्कार। मैं हूं देशराज और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए 10 प्रश्नों का हल करेंगे। इससे पहले हमने इसी प्लेटफॉर्म पर 9 पीवाईक्यू सीरीज के 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका टेस्ट जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध है और वीडियो सॉल्यूशन जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। यदि अभी तक आपने 9 टेस्ट नहीं दिए हैं तो जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन के फ्री फोल्डर में सभी टेस्ट उपलब्ध हैं। आप जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप पीवाईक्यू सीरीज के सभी टेस्ट दे सकते हैं और उनका वीडियो सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। अब हम शुरुआत करेंगे आज के पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 10। इसका पहला जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू सीरीज का पहला प्रश्न, व्यापार संतुलन संबंधित है। व्यापार संतुलन किससे संबंधित है? जैसा कि आपको विदित है, व्यापार जो होता है, व्यापार के अंतर्गत वस्तु या सेवाओं का आयात और निर्यात होता है। हम वस्तुएं विदेशों से मंगवाते हैं या विदेशों को भेजते हैं। इनकी गणना हम व्यापार संतुलन के मध्य करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत करते हैं। भुगतान का संतुलन या व्यापार का संतुलन, तो इसका जो आंसर होगा वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। यातायात सेवाएं व्यापार संतुलन में नहीं आएंगी, बीमा भी नहीं आएगा और बैंकिंग सेवाएं भी नहीं आएंगी। हालांकि ये इससे संबंधित है, लेकिन इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर, वह होगा वस्तुओं का आयात और निर्यात व्यापार संतुलन से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है आज का, ऐसे बाजार जिसमें वैधानिक नियमन से लेन देन पर नियंत्रण हो, जिससे गलत तरीकों से रोका जा सके, ऐसे बाजारों की स्थापना विशेष उत्पाद एवं उत्पादन के समूह जैसे स्टॉक एक्सचेंज के लिए होती है। ये कहलाते हैं थोक बाजार, अनियमित बाजार, अति अल्पकालीन बाजार, विनियमित बाजार। ऐसे बाजार जिसमें वैधानिक नियमन से लेन देन पर नियंत्रण होता है, वैधानिक रूप से या कानूनन रूप से लेन देन के ऊपर नियंत्रण होता है, जिससे गलत तरीकों को रोका जा सके। अवैधानिक या गलत कार्य जो होते हैं वो नहीं हो, जैसे स्मगलिंग या फिर चोरी छुपे माल को इधर उधर करना या फिर माल को गलत तरीके से टैक्स चोरी करके बेचना। ऐसे बाजारों की स्थापना विशेष उत्पाद एवं उत्पादन के समूह जैसे स्टॉक एक्सचेंज भी होता है। जो भी आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, उन सभी का नियंत्रण होता है सेबी के अंदर। इसी तरह वैधानिक नियमन लेन देन पर नियंत्रण हो, जिससे गलत तरीकों को रोका जा सके, और वह बाजार होगा विनियमित बाजार। वह बाजार होता है विनियमित बाजार। थोक बाजार हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, लेकिन एक साथ अधिक मात्रा में क्रय विक्रय करते हैं। अनियमित बाजार नहीं हो सकता, अति अल्पकाल बाजार भी नहीं हो सकता। विनियमित बाजार होगा रेगुलेटेड मार्केट, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने से संबंधित है। व्यापार चक्कर में होता है व्यापार चक्कर, मंदी, रिकवरी और बूम। ये वो ऑप्शन है जब व्यापार निम्नतम स्तर पर हो। जब व्यापार निम्नतम स्तर पर हो तो उस कंडीशन को हम मंदी कहते हैं। राष्ट्रीय आय में निरंतर उतार चढ़ाव हो, राष्ट्रीय आय में निरंतर उतार चढ़ाव हो, और ऐसी स्थिति व्यापार चक्कर में देखने को मिलती है। रिकवरी या पुनरुद्धार, इसको हम विस्तार भी कहते हैं। रिकवरी या पुनरुद्धार को विस्तार भी कहते हैं। और लास्ट है बूम या तेजी, एक बड़ी मात्रा में उत्पादन एवं व्यापार करना,
इसको हम बूम की स्थिति या तेजी की स्थिति भी कहते हैं। अतः हमारा जो आंसर होगा विकल्प ए में, फर्स्ट विकल्प में होगा डी, सेकंड विकल्प का होगा ए, थर्ड विकल्प में आंसर होगा सी, और फोर्थ विकल्प का आंसर होगा डी। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। व्यापार चक्कर राष्ट्रीय आय में निरंतर उतार चढ़ाव को दर्शाता है। मंदी जब व्यापार निम्न स्तर पर हो। रिकवरी विस्तार को ही रिकवरी कहते हैं। और बूम की स्थिति में बड़ी मात्रा में उत्पादन या व्यापार होता है। द्विक्षेत्रीय विकास मॉडल, द्विक्षेत्रीय विकास मॉडल जाना जाता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे टू सेक्टर ग्रोथ मॉडल किसने दिया, और द्विक्षेत्रीय विकास मॉडल दिया है प्रोफेसर लुईस ने। लुईस ने यह मॉडल दिया है, और यह मॉडल उन्होंने दिया है उनके 1954 में एक प्रकाशन हुआ था, उनका लेख प्रकाशन हुआ था 1954 में, जिसका नाम था श्रम आपूर्ति के साथ आर्थिक विकास। इसके अंतर्गत इन्होंने द्विक्षेत्रीय विकास मॉडल की अवधारणा दी, और यह प्रकाशन उसका 1954 में हुआ था। तो द्विक्षेत्रीय विकास मॉडल टू सेक्टर ग्रोथ मॉडल लुईस से संबंधित है। यह एक आर्थिक स्थिति है जिसमें साधनों को पुनर्भावटन या पुनर्आवंटन एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर दूसरे व्यक्ति को बेहतर करने में के लिए नहीं किया जा सकता। यह एक आर्थिक स्थिति है जिसमें साधनों को पुनर्आवंटन एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना दूसरे व्यक्ति को बेहतर करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसका संबंध हम कल्याण अर्थशास्त्र से लेते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बताया जाता है कि हम, और विशेषकर पेरेटो अनुकूलतम में, पेरेटो ने बताया है कि यदि आप एक व्यक्ति को सुदृढ़ स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना होगा। एक व्यक्ति को, अर्थात एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना आप किसी दूसरे व्यक्ति को बेहतर नहीं कर सकते। यह स्थिति पेरेटो अनुकूलतम को दर्शाती है। तो आंसर जो होगा विकल्प सेकंड, संतुलित वृद्धि नहीं हो सकता, असंतुलित वृद्धि ये भी नहीं हो सकता, और ISLM अवधारणा तो हो ही नहीं सकती इसमें। अतः पेरेटो अनुकूलतम अवधारणा आंसर होगा। बौद्धिक संपदा अधिकतम पहल के तहत रोडा ने शिल्प के लिए भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्राप्त किया है। कौन से शिल्प ने GI टैग प्राप्त नहीं किया है? ये राजस्थान की शिल्प कला से संबंधित है, जिसमें GI टैग 3 शिल्प कलाओं को GI टैग मिला हुआ है, एक को नहीं मिला है। तो हमें उसका आंसर देखना है। यहां पर है, पहला है जोधपुरी जूती, सेकंड है कोटा डोरिया, थर्ड है बगरू हैंड ब्लॉक, और फोर्थ है ब्लू पोटरी। ब्लू पोटरी को GI टैग मिला था 2006 में, बगरू हैंड ब्लॉक को 2011 में GI टैग मिला, और कोटा डोरिया को जुलाई 2005 में GI टैग मिला, और अभी तक जोधपुरी जूती को GI टैग नहीं मिला है। यह राजस्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न था। आंसर है जोधपुरी जूती। यह क्वेश्चन भी राजस्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित है। फ्लैगशिप योजनाएं जो कि राजस्थान के स्थानीय विकास विभाग द्वारा प्रारंभ की गई, इंदिरा गांधी रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी साख क्रेडिट कार्ड स्कीम, पालनहार व उड़ान योजना, कालीबाई भील मेघावी योजना, घर घर औषधि योजना, ये सभी योजनाएं राजस्थान सरकार की हैं। इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। घर घर औषधि योजना कोरोना काल में घर घर राजस्थान सरकार ने औषधि के पेड़ बांटे थे, उससे संबंधित है। कालीबाई भील मेघावी छात्रा योजना स्कूटी योजना से संबंधित है। इसके अंतर्गत +2 में मेघावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती है। पालनहार व उड़ान योजना, पालनहार उन विद्यार्थियों से संबंधित है जिनके माता पिता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है
और उनके भरण पोषण के लिए गवर्नमेंट भत्ता प्रदान करती है। और उड़ान योजना महिलाओं से संबंधित है। इंदिरा गांधी रसोई योजना कोई भूखा न सोए इस टारगेट को लेकर तैयार की गई है, जिसमें 8 रुपए में भरपेट भोजन करवाया जाता है। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना यह शहर में गरीब तबके को विकसित करने के लिए चलाई गई थी। इस तरह से सभी योजनाएं राजस्थान में वर्तमान में चली हुई है। हो सकता है कुछ योजनाओं का सरकार चेंज होने पर नाम चेंज कर दिया हो, लेकिन वर्तमान में सभी योजनाएं धरातल पर कार्य कर रही हैं। इसलिए सभी, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होने के कारण, अर्थात सभी विकल्प सही हैं, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह सूचकांक जिसका आकलन देश के कुल निर्यात, कुल आयात तथा निर्यात की कीमत एवं आयात की कीमत का अनुपात गुणा 100 करके किया जाता है, वह कहलाता है। वह सूचकांक जिसका आकलन देश की कुल निर्यात और कुल आयात, जिसमें निर्यात की कीमत और आयात की कीमत का गुणा अनुपात को 100 से गुणा कर किया जाता है, और इसका आकलन ये संबंधित है व्यापार शर्तों से। ये व्यापार शर्तों से संबंधित है। आंसर सेकंड होगा। एमआरटीएस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर से संबंधित है। एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और विदेशी विनिमय दर भी इसका आंसर नहीं हो सकता, अतः व्यापार शर्तें इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक सृजित किया गया था विकास को मापने हेतु लोगों की क्षमताओं का मापदंड पर जोर दिया जाना आवश्यक है, अपेक्षाकृत एकमात्र आर्थिक वृद्धि के, तो इसमें आएगा एसडीआई। मानव विकास सूचकांक सृजित किया गया था विकास को मापने हेतु लोगों की क्षमताओं का मापदंड पर जोर दिया जाना आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा एसडीआई, मानव विकास सूचकांक। एसडीआई में भारत का स्थान 193 देशों में भारत का स्थान 134वां है। और खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की दयनीय स्थिति है। 143 देशों में भारत का 126वां स्थान है। और सबसे खुश राष्ट्र अर्थात हैप्पीनेस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है फिनलैंड का हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान है। अतः इसका आंसर जो होगा मानव विकास सूचकांक, और मानव विकास सूचकांक में भारत का वर्तमान में 134वीं रैंक है 193 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव को कीमत प्रभाव से पृथक किससे किया है? हिग्स ने प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव को कीमत प्रभाव से अलग किया है। वह जो अलग किया है क्षतिपूर्ति परिवर्तन मौद्रिक आय में। क्षतिपूर्ति परिवर्तन किसमें होगा? मौद्रिक आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन करके हिग्स ने प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव को कीमत प्रभाव से अलग किया है। यहाँ पर वास्तविक आय को स्थिर माना है। हिग्स ने जब प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव को कीमत प्रभाव से अलग किया है तो उस स्थिति में वास्तविक आय को स्थिर मानते हुए क्षतिपूर्ण परिवर्तन किया है मौद्रिक आय में। तो इसका आंसर विकल्प थर्ड होगा। तो साथियों, इस तरह से आज हमने 10 प्रश्नों का हल किया। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों तक जिन्हें इस क्लास की आवश्यकता हो। और अगर भविष्य में इकोनॉमिक्स से संबंधित रेगुलर अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।